डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये टॉपिक हम लोगों ने अभी किया। इसके बाद हम लोग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, डिसोल्यूशन में हम लोग पहले पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन किया। क्या किया? मैक्सिमम कैपिटल मेथड, मतलब हुआ कि आप जो कर रहे थे अभी तक उसमें क्या था, जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल के हिसाब से हम लोग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन सीख रहे थे। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब हो गया कि जो पार्टनरशिप है वो हमेशा हमेशा के लिए डिसॉल्व हो गया। जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप बिजनेस है, ये कभी भी आगे कंटिन्यू नहीं होगा। ये बिजनेस अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और पार्टनरशिप बिजनेस जब खत्म हो जाता है, पार्टनरशिप पार्टनरशिप नहीं खत्म हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो जाता है। कहने का मतलब हुआ पूरा का पूरा फर्म ही खत्म हो गया। देखिए, दो चीज खत्म होने का बात होता है। एक तो होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब क्या हो गया कि जैसे चार पार्टनर थे, एक पार्टनर नाराज हो गया, चला गया, तो पार्टनरशिप ब्रेक हो गया, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। वो क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हो सकता है कि आपका बिजनेस किसी दूसरे फॉर्म में होकर, कंस्टिट्यूट होकर, रिकंस्टिट्यूट होकर बिजनेस चल रहा है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व हो जाना मतलब बिजनेस हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा, बिजनेस हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो यहां पर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हम लोग सीखने जा रहे हैं, पार्टनरशिप का नहीं। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज अनदर थिंग, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये एक अलग चीज है। पार्टनरशिप फर्म हमारा जब हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, कहने का मतलब हो गया कि जब ये बिजनेस पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया, इसका मतलब हुआ कि आपको अब अपना बिजनेस बंद करना है। अब हमें पता है कि बिजनेस में पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है। क्या होता है पार्टनर्स का लायबिलिटी? क्या होता है प्लीज? व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस? क्या होता है लायबिलिटी? पार्टनरशिप क्या होता है? क्या पढ़ रहे हो तुम लोग यार? पार्टनरशिप का लायबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। ओ, ये बता दिए। व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप? अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हो गया कि अगर आप बिजनेस के पैसे, बिजनेस के लोन, बिजनेस का उधार चुकाने में असमर्थ हो, ठीक है, कैपेबल नहीं हो, तो बिजनेसमैन जो आपके यहां पे हैं, जो बिजनेसमैन, जो बैंक है या फिर जो लेंडर्स है, जो आपको पैसे दिए थे आपको बिजनेस करने के लिए, वो पैसा वसूल करने के लिए आपके घर तक आ सकते हैं। कंपनी में ऐसा नहीं होता, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ऐसा होता है। इसीलिए आपका पर्सनल प्रॉपर्टी भी उनके बिजनेस से अटैच्ड होता है। इसीलिए इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। तो जब बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसका मतलब नहीं है कि आप शटर डाउन करके भाग जाओ, भाग खड़े हो जाओ, अपना बिजनेस बंद कर दो और बोलो कि भैया मेरा बिजनेस तो बंद हो गया, हम अब लोन नहीं दे सकते। इतना आसान नहीं है। आपका बिजनेस बंद होने के बावजूद भी आपको आपके पैसे चुकाने होंगे। इसी चीज को हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं। और डिसोल्यूशन में आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है? जैसे मान लीजिए रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, तो हम लोग हमेशा रिवैल्यूएशन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी डिसोल्यूशन होता है तो हम लोग रियलाइजेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पर हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। ये इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट का। कोशिश करिए आप लोग हमेशा डबल कॉलम बनाकर रियलाइजेशन बनाइए। वैसे सिंगल कॉलम में भी आप बना सकते हो, लेकिन डबल कॉलम थोड़ा सा आपका आंसर को सजा देगा। ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट लिखेंगे, अकाउंट्स का श्रृंगार कर लिए। इसके बाद पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट,
ना, समझ गए चीज? फॉर्मेट बना लिए होगे आप लोग। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। यहां पर लिखेंगे ऑल एसेट्स आर टू बी recorded at their book value except cash, bank and capital parts। सभी एसेट्स उनके बुक वैल्यू में टूक दिए जाते हैं। यहां पर बुक वैल्यू कहने का मतलब बैलेंस शीट में वैल्यू जो दिया है ज्यों का त्यों वही वैल्यू हम लोग टू साइड में लिख देंगे। ये हम लोग सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। सारे एसेट्स को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ट्रांसफर कर रहे हैं सारे एसेट्स को, तो ये सारे एसेट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं, उनको उनके बुक वैल्यू में यहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रियलाइजेशन ऑफ ऑल एसेट्स। जितने भी एसेट्स हैं वो यहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि भाई जब आपको बेचना ही है तो आपको कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि आप तो बैलेंस शीट में हो ना। तो बैलेंस शीट से उसको कहां लेकर आना होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो उनको उनके बुक वैल्यू में यहां पर टुक देते हैं पूरा उसी तरह से। जैसे बिल्डिंग 50,000 का है तो यहां 50,000 लिखेंगे, मशीनरी 30,000 का है तो यहां 30,000 लिखेंगे। उसका रिवैल्यू या किस वैल्यू में रियलाइज हुआ वो नहीं। क्लियर है? यहां पर लिखते हैं बाय, जैसे ये सब हुआ ना, दो चार एसेट्स है, मान लीजिए यहां पे दो चार एसेट्स है, 5-6 एसेट्स है, सबको जोड़कर यहां पे बाहर कर देंगे। यहां पर लिखेंगे बाय एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी इसलिए लिखे हैं, ये क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि कौन सा एक्सटर्नल है कौन सा इंटरनल है। यू शुड अंडरस्टैंड कि कौन सा एक्सटर्नल है कौन सा इंटरनल है। देखिए एक्सटर्नल वो होता है जिन्हें हमें पे करने होते हैं, बाहर वाले हम पे रहम नहीं कर सकते। अगर हम किसी से पैसा लिए हैं देन वी मस्ट हैव टू रिटर्न बैक, हमें वापस करने होंगे। जैसे मान लो आपने उधार में सामान खरीदा है, आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। जैसे मान लो आपने बैंक से लोन लिया है, आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। जैसे मान लो आपने अपनी बीवी से लोन लिया है, आपको पैसे वापस करने ही पड़ेंगे, है ना। आपने अपने भाई से लोन लिया है, आपको पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। ये सब बाहर के हो गए। बिल्स पेएबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, गवर्नमेंट का पैसा हो गया, बैंक का लोन हो गया। तो बाहर वाला का लोन मतलब समझ गए ना आप लोग, उसी चीज को हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। आई थिंक तुम लोग समझ गए होंगे। तो क्या हम लोग यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे? ना, क्योंकि वो इंटरनल है। तो क्या हम लोग रिजर्व लिखेंगे? ना ना, वो भी इंटरनल है, वो तो कैपिटल का पार्ट है भाई। रिजर्व किस में बांटा जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में। क्या कोई फिक्सिशियस एसेट्स लिखेंगे यहाँ पर? नहीं, क्योंकि वो कैपिटल के डेबिट में जाता है। समझ गए बात को?
ये स्टेप नंबर 1 हो गया रियलाइजेशन बनाने का। जब स्टेप नंबर 1 आप सीख गए तो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा इसी फॉर्मेट में आगे जाएगा, और आगे क्या जाएगा आपको बता दे। यहां पर जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है हम लोग उनके बुक वैल्यू में लिख देते हैं। किस वैल्यू में लिख देते हैं? बुक वैल्यू में लिखेंगे। जो वैल्यू आपका बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसी वैल्यू में हम लोग यहां पे लिख के ट्रांसफर कर देते हैं बुक वैल्यू में। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहां पे बाई बैंक। क्या लिखेंगे? बाई बैंक। और लिखेंगे डैश देकर रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स। रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स मतलब हुआ, मान लो आपका जो भी बिल्डिंग था, जो भी फर्नीचर था, जो भी मशीनरी था, जितने में रियलाइज्ड हुआ वो वैल्यू लिखना है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख का डेटर्स है। अब 1 लाख का डेटर सेटलमेंट हो गया 80,000 में। कितना में? तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे? 80,000 रुपया में। बोलो, डेटर्स देके लिखेंगे क्या? 80,000। मान लो एक फर्नीचर था, 1 लाख रुपया का फर्नीचर था। आज हड़बड़ी में मेरे को बिजनेस क्लोज करना पड़ रहा है, मैंने उसको 30,000 में सलटा दिया। कितना में सलटा दिया? 30,000 में। तो आप यहां क्या लिखोगे? बाकी का 70,000 कहां गया ये पूछना भी मत, सोचना भी मत। सोचोगे तो गए। मतलब हुआ कि आप 1 लाख का चीज 2 लाख में बेच दीजिए तो भी 2 लाख यहां आएगा। वो 1 लाख का प्रॉफिट आपको टेंशन नहीं लेना है, वो रियलाइजेशन अकाउंट लास्ट में बता देगा प्रॉफिट या लॉस। या फिर आप 5 लाख का चीज 5,000 में बेच दिए। कितना में बेच दिए? तो 5,000 लिखना है। वो 4,95,000 किधर गया इसका टेंशन नहीं करने का। समझ गए बात? बहुत जन इसी सब में उलझ जाते हैं, कहां गया? अरे वो तो अपने आप ही रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, तुमको क्या टेंशन लेना है। समझ गए? क्लियर हुआ? अब यहां पर टू बैंक, इफ लाइबिलिटीज पेड ऑफ, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है ना, जैसे क्रेडिटर हो गया, जैसे बैंक लोन हो गया, उसका पेमेंट आप डायरेक्टली कर रहे हो, यहां पर फॉर्म कर रहा है, तो यहां पर टू बैंक के नीचे लिखेंगे लाइबिलिटीज पेड ऑफ। मान लीजिए क्रेडिटर था, 5,000 का क्रेडिटर था, उसको 4,000 पेमेंट कर दिया गया। कितना पेमेंट कर दिया गया? तो यहां पे क्रेडिटर लिखकर 4,000 लिख देंगे। ठीक है ना? बैंक लोन था, 3 लाख का बैंक लोन था, उनको इंटरेस्ट के साथ 3,20,000 चुकाना है, तो आप 3,20,000 लिखोगे। क्लियर है बात? और कभी कभी क्या होता है, आप जितने बड़े खर्चे करते हो, इतना बड़ा सब चीज होता है, बिजनेस का सब एसेट्स बिकता है, बिजनेस का सब लाइबिलिटीज पे ऑफ होता है, तो इसके लिए जरूर एक एजेंट का जरूरत होता है, उसको कुछ खर्चा देना होता है। उसी खर्चा को हम लोग कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? अगर फर्म पेड करेगा तो यहां पर लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक्सक्यूज मी, जो আমি ক্লাস নিচ্ছি অনলাইনে, হ্যাঁ একটু পরে কল করুন। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहां पे लिखा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख दिया। नेक्स्ट पार्टनर देगा, तो अभी तीसरा स्टेप 2 आया। देखिए मेरा हर चीज समझाने का एक अलग तरीका होता है, हम सब चीज को बांट बांट के रखा है, एक बार में पूरा भर नहीं देगा दिमाग में। स्टेप नंबर 1 क्या था? सारा एसेट्स 2 में, सारा लाइबिलिटीज बाई में। ठीक है? दूसरा नंबर स्टेप क्या था? अगर फर्म पे कर रहा है तो टू बैंक एंड बाई बैंक। आपको यहां पे कोई दिक्कत हुआ? तीसरा नंबर स्टेप पार्टनर्स के रिलेटेड है। समझ गए ना चीज? मैं फॉर्मेट नहीं देता हूं, फॉर्मेट को याद करवा भी देता हूं, आपको याद हो जाएगा, चीज सोचना नहीं है। तीसरा नंबर चीज मैं ये बोलूं कि कोई इन्वेस्टमेंट मेरे को पसंद आया, कोई बिल्डिंग मेरे को पसंद आया, कोई फर्नीचर मेरे को पसंद आया, मैं मतलब पार्टनर, तो अगर मैं उसे ले जाता हूं, बोलता हूं देख भाई ये इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है ना, ये इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट हमको दे दो, ये इन्वेस्टमेंट हमको दे दो ठाकुर, मतलब जो पार्टनर लोग हैं उनसे वो इन्वेस्टमेंट ले लेता है, या कोई एसेट्स ले लेता है जो उसको पसंद आया।
या फिर ऐसा ही बोल देता है कि बिजनेस का नाम मेरे को दे दे भाई, तुम लोग तो छोड़ के चला जाएगा ना, बिजनेस का नाम मेरे को दे दे, मैं बिजनेस करूंगा, तो गुडविल वो खरीद लिया। क्या खरीद लिया? तो जो भी कोई पार्टनर ले लेता है जिस एग्रीड वैल्यू में, अगर कोई एसेट्स वो ले लेता है तो हम लोग उसको दिखाते हैं किस नाम से? बाय पार्टनर्स कैपिटल्स के नाम से। क्या? बाय पार्टनर्स कैपिटल के नाम से, बाय पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। अगर कोई पार्टनर कोई एसेट्स ले लिया तो हम लोग किसके नाम से रखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। जैसे मान लो एक पार्टनर है धीरज, वो बोला हम फर्नीचर ले लेंगे, तो मैं लिखूंगा बाय धीरज कैपिटल और नीचे डैश देके फर्नीचर ले लेंगे, फर्नीचर लिख दूंगा और 1000 2000 3000 जो इस वैल्यू में लिया वो वैल्यू वहां पे लिख देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो पार्टनर अगर कोई एसेट्स ले लेता है, लिख लीजिएगा, इफ एनी एसेट्स टुक ओवर बाय, इफ एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, अगर कोई एसेट्स कोई पार्टनर ले लेता है तो हम लोग यहां पर दिखा देंगे। समझ गए कि नहीं बात को? ठीक है ना? अब यहां पर लिखेंगे क्या? टू पार्टनर्स कैपिटल। यहां पर पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे क्या? इफ एनी लायबिलिटी इज पेड ऑफ बाय एनी पार्टनर, पेड अप बाय एनी पार्टनर। अगर कोई पार्टनर कोई लाइबिलिटी ले लेता है तो, अगर कोई पार्टनर कोई लाइबिलिटी ले लेता है तो, ठीक है, अगर कोई पार्टनर कोई लाइबिलिटी ले लेगा तो हम लोग क्या दिखाएंगे? उसके नाम से यहां पर लिख देंगे। समझ आया बात? और अगर बोलेगा कि हम रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पेड कर देंगे तो हम लोग उसके नाम से यहां पर उसका नाम लिख देंगे कि वो पार्टनर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पेड कर रहा है। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर पेड कर रहा है, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पर उसका नाम लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग यहां पर ये सब कुछ कैलकुलेशंस आप लोग समझ गए होंगे? समझ गए होंगे? तो 3 स्टेप में हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना? 3 स्टेप में लिखते हैं। पहले सारा का सारा एसेट्स टेकन ओवर, सारा का सारा एसेट्स उनके बुक वैल्यू में टू साइड में ट्रांसफर कर देंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सारा का सारा एसेट्स टू साइड में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, है ना? सारा का सारा एसेट्स ट्रांसफर हो गया। सारा का सारा एक्सटर्नल लायबिलिटी बाई साइड में ट्रांसफर हो गया। देख पा रहे हो आप? दूसरे स्टेप में जितने भी एसेट्स हैं वो सब रिकवर हो जाएंगे, तो क्रॉस में हो जा रहा है। जितने भी एसेट्स हैं अगर कोई पार्टनर ले लेगा तो उनके नाम से यहाँ पे बाई में दिखा देते हैं, ठीक है ना? ऐसे करके। और जितने भी लायबिलिटीज हैं अगर फर्म पेड कर रहे हैं तो कहां दिखा रहे हैं हम लोग? 2 में दिखा रहे हैं। और जितने भी लायबिलिटीज हैं अगर कोई पार्टनर पे कर दे रहा है तो कहां दिखा रहे हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल में दिखा रहे हैं। ये 3 स्टेप में आप पूरा का पूरा फॉर्मेट सीख गए। सीख गए कि नहीं? और अब आपको लिखना है टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और अगर क्रेडिट साइड कम हुआ तो लॉस आएगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। और इसको ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर करने का मतलब तीनों पार्टनर में, तीनों पार्टनर जितने भी पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, उससे लेना देना नहीं है। पार्टनर जो हैं बिजनेस में उनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा और इस तरह से प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। समझ गए बात? कोई क्वेश्चन है किसी को? यस, हाँ, लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया रहता है बैलेंस शीट का, उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। वो तो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा ना भाई। जब कैपिटल अकाउंट अलग से बनने का रिवाज है तो कैपिटल अकाउंट बनेगा। क्लियर हुआ? और कोई क्वेश्चन? तुमको कुछ पूछना है? अच्छा, स्प्लिट कर दे, स्प्रेड कर दे, स्प्रेड कर दे। ओके,
लो